वैसे तो टेक्स्ट पढ़ाएंगे को, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि जिसको हम ऋषि कहते हैं, वो ऋषि का मतलब ही होता है जिसने जो हमारी सृष्टि है, क्रिएशन है, उसके हर एक लेयर्स को जिसने देखा है, हर एक लेयर्स को जिसने रियलाइज किया है, और उस रियलाइजेशन के बाद जो उनका स्टेटमेंट है वह हर एक देश काल सबके लिए रेलिवेंट है। इसलिए हम सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब यही है कि भारत में देखें कि बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी आई है, लेकिन ये थॉट कंटिन्यू किया। और जो साइंस शुरू हुआ वेस्ट में, उसके बाद जो अभी मॉडर्न साइंस है, वहाँ भी इस थॉट का रेलिवेंस है। इसका मतलब है कि इस थॉट में कुछ ऐसा है जो हर एक समय में अपने रेलिवेंस को प्रूव करता है। आज देखिए कितने सालों के बाद फिर से एक बार योग जो है वो ग्लोबल लेवल पे आ गया है, उसका फिर एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, और एक बड़ा ब्रांड भी है। आर्थिक जो उन्नति या आर्थिक लाभ के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो अभी तक 20 साल 15 साल पहले 16 साल पहले जब JNU में संस्कृत सेंटर खुला था, तो सेंटर फॉर योगा एंड कॉन्शियसनेस का भी ग्रांट आया था UGC से। अब समझ लें कि उस समय योग सेंटर खुलने नहीं दिया, ऐसा सैंक्शन था, 70 लाख रुपए मिले थे और वो लौट गया। ये 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। JNU के जो तथाकथित बौद्धिक जगत है, इनका तर्क क्या था? तर्क था ये कम्युनल है। 16 साल में अब ये ग्लोबल हो गया, कम्युनल से ग्लोबल हो गया। 16 साल की हमारे आंखों के सामने ये सारी चीजें डेवलप। और जो लोग खुलने नहीं दिया सेंटर, अब सबसे ज्यादा योग करते हैं। तो ये हमारे देश की विडंबना है। लेकिन ये यह भी प्रूव करता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स उससे जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि करिकुलम में नहीं है, और जो कुछ करिकुलम में है वो वेस्टर्न नॉलेज है। जो इंडियन नॉलेज है वो केवल संस्कृत में है, और संस्कृत कहीं पढ़ते नहीं कोई। इसीलिए यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ते, इसका मतलब वेस्टर्न नॉलेज। सर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे वैसे एक जनरल क्वेश्चन, अब UGC चेंज करने जा रहा है फिलोसफी का सिलेबस, तो आप लोगों में से कोई मेंबर है या कोशिश कर रहा है? पहले मैं थी, अब मैं कहीं नहीं। सर आप क्या कि UGC का जो चेंज हो रहा है सिलेबस, सुनने में आया है कि इंडियन फिलोसफी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, मुझे उतना नहीं पता है, मैंने उसका मेंबर। ICPR का थोड़े दिन पहले मैंने वो हो गया सेमिनार, उन्होंने भी बोला था कि तो इसको बाद में आप डिस्कस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेडिशन में कुछ ऐसी चीज है, और ये जो चीज है यही बताता है कि वो सीयर्स है, वो ऋषि इसलिए हैं क्योंकि उनका रिलेवेंस सब समय में है। और वो विज्ञान हो या सोशल साइंस हो या जो भी नॉलेज सिस्टम्स है, उसमें उसका रिलेवेंस वहाँ दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं ऋषि दर्शना। ऋषि वो थे जो जिन्होंने इस सृष्टि को ठीक से समझा है, ठीक से देखा है। ऋषि का मतलब है जिसने देखा है। देखा है, श्वेताश्वतर उपनिषद में ना, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, उन्होंने देखा, और जिस मेथड से देखा उसका नाम योग है। तो उसका नाम योग है। इसलिए हमारे यहाँ दो तरह की चीज है। एक तो है कि आप एक्सटर्नल रियलिटी को
जानने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, क्योंकि आपका जो सेंसेज है उसका लिमिटेशन है। दूसरा है कि जितना एक्सटर्नल रियलिटी इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरनल रियलिटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऋषि ने दोनों पक्ष को देखा है। एक पक्ष तो भौतिक जगत है या उसकी उपलब्धि है, और दूसरा पक्ष है वो अपने आप को जानना है। तो इसीलिए अभ्युदय और निःश्रेयस का है। दुनिया में आप देखेंगे कि सब जगह एकांगी दृष्टि है, और ये भी वो ब्लेम करते हैं कि यहाँ केवल लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक नहीं है। वैदिक, पूरे वैदिक साहित्य का 3 हिस्सा तो केवल कर्म के लिए है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये केवल कर्म के लिए है, क्योंकि ये पूर्व मीमांसा का बेस है। इसका मतलब है कि जो वेद का, जो वैदिक साहित्य का जो एक पूरे जो 3 हिस्सा है वो तो कर्म के लिए है। कर्म के लिए है का मतलब वर्ल्डली अचीवमेंट, जो सांसारिक हमें अभ्युदय चाहिए, उन्नति चाहिए, उसके लिए है। एक पार्ट जो है वह निःश्रेयस के लिए, प्राइमरीली। तो वो उपनिषद में मुख्यतया इसकी बात आती है। तो इसलिए हमारे ऋषि दोनों जो पक्ष है जीवन का, कि हमारा जो सांसारिक उन्नति है वो भी हो, और सांसारिक उन्नति होते हुए यह भी पता रहना चाहिए कि यह अनित्य है, यह भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी सांसारिक उन्नति होती है, लेकिन आप यदि उसको मान लेते हैं कि यह हमेशा रहेगा, तो फिर वह कष्ट का कारण बनेगा। तो इसलिए आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है कि इन सबको अचीव करते हुए आपको ये भी जानना चाहिए कि मेरा क्या नेचर है। और आप अपने को जब जानते हैं तो आप उस अभ्युदय का बेस्ट आप एप्लीकेशन आप जान लेते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीट एक लाइफ का जो आप पैकेज कह सकते हैं या गोल्स कह सकते हैं, उसके बारे में ऋषि ने जाना, और इसलिए ये हजारों हजार साल से आज भी उसका महत्व है। और जिस विधा से जाना उसमें मुख्यतः योग है जो ये रोल प्ले किया है। तो इसलिए योग का 2 अर्थ है मुख्य रूप से। आप वैसे तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन 2 अर्थ है मुख्य रूप से। एक अर्थ है जो एज ए मीन्स रोल प्ले करता है, साधन के रूप में जो काम करता है, और दूसरा है जो साध्य है, जो लक्ष्य ही योग। तो जो साधन पक्ष है योग का, वो पतंजलि का योग सूत्र है, जो उन्होंने भी योग वेद काल से जो योग पद्धति चली आ रही है उसको उन्होंने सिस्टमेटाइज किया, उसको एक पूरा शेप दिया, जो कि पतंजलि का योग सूत्र। और उसमें योग का जो डेफिनेशन है वो है कि अपने सामान्य रूप से समझें कि हम सुबह से शाम तक देखते हैं, हम 5 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं, और शाम तक अपने आप थक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, जो जितने सेंसेस हैं उनके जो भी एक्ट हैं उनका वो उसके कारण हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो एग्जॉस्ट करती है, और एग्जॉस्ट होते होते शाम तक थक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सारी एनर्जी को यदि हम स्टोर करें, जैसे फिजिक्स में आप एग्जाम्पल ले लो कि जो सूर्य की किरणें हैं वो स्कैटर्ड है, तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके सामने यदि हम प्रिज्म रखते हैं तो वो वही किरणें फोकस्ड हो जाएगी, तो आपके देह को जला देगी, आपके हाथ को जला देगी। इसका मतलब जो है कि एक तो है स्कैटर्ड एनर्जी इन द सेंस ऑफ यूजिंग सेंसेस, ठीक है, एंड इन दिस एग्जॉस्टिंग एनर्जी, ठीक है। दूसरा योग का ये कहना है कि उसको आप कंट्रोल करो, आप उसको जितना यूज करना है उतना करो, और निरर्थक उस शक्ति का उपयोग ना होने दो, और उन सारी शक्तियों को आप एक जगह लेकर के, और फिर एक जो आपका डिजायर्ड गोल है उस पर फोकस। पतंजलि ये कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति मतलब होता है जो मेंटल ऑपरेशन थ्रू सेंसेस
एंड थ्रू माइंड इटसेल्फ। दोनों है, एक तो जैसे आप दुखी हैं तो मन से ही सोच रहे हैं, उसमें आंख की कोई जरूरत नहीं, मन से ही सोच तो उसके थक रहे हैं। दूसरा है कि देखकर जो हमारी इंद्रियां हैं उसके द्वारा थक रहे हैं, और कई बार निरर्थक उसका उपयोग करते हैं। तो हाँ, जैसे जैसे चलते हुए जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते रहते हैं। जैसे अपने पांचों इंद्रियां तो सक्रिय रहती है वैसे, तो हम उसमें लगे रहते हैं। अब वो कहते हैं पांचों इंद्रियों को यदि आप रोक लें, यदि जरूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं शांत से आप बंद कर लें सब कुछ। और बंद करने का मतलब है कि इन सारी शक्तियों को आप विड्रॉ कर रहे हैं, एकाग्र मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक जगह पे उसको फोकस करो तो 5 टाइम्स आपकी जो एनर्जी, जो पावर है अपने आप बढ़ जाएगी। आप देखते हैं ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनका एक सेंस काम नहीं करता तो बाकी 4 स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए आप यदि उसको यदि एक्यूमुलेट करते हैं और उसका फिर यदि किसी अपने डिजायर्ड गोल पे फोकस करते हैं तो 5 टाइम्स आपकी मेमोरी अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए वो एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू ऋषि ने अपने उस बुद्धि को, इंटेलेक्ट को एक ऐसे लेवल पे ट्रेंड किया जिसके कारण आम लोग तो ग्रॉस चीज है सबको देख रहा है, स्थूल चीज सबको देख रहा है, लेकिन उन्होंने उसको पेनिट्रेट करके उसका जो सटलेस्ट एस्पेक्ट है वहां तक देखते हुए फाइनल एक कंक्लूजन किया कि दिस इज द नेचर ऑफ रियलिटी। तो इसलिए उन्होंने कहा ते ध्यान योगानुगता अपश्यम, ध्यान योग से जाकर उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने जो पूरी थियरी दी रियलिटी की, वो थियरी आज का जो लेटेस्ट जो 21st सेंचुरी का साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर, तो ये सिद्ध कर रहा है कि जो उनका जो मेथड है वो रेलिवेंट है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट के जो स्टेटमेंट हैं वो कहते हैं कि भारत के इस शास्त्र को, मतलब इरविन श्रोडिंगर जैसे तो ऐसे कहते हैं कि जो यदि आप इसको नहीं पढ़ाते हैं, साइंटिस्ट यदि अवेयर नहीं है इससे, इसका मतलब आप साइंस के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए योग का एक जो मीनिंग है वो है सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस। सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस, जो व्यापार है, वृत्ति मतलब व्यापार का मतलब जो हमारे फंक्शंस होते हैं सेंसेस के थ्रू, माइंड के थ्रू, इनको रोकना, मेंटल मॉडिफिकेशन, इनको रोकना और फिर उनको एक निश्चित विषय पे लगाना। ठीक है, पहला तो ये एस्पेक्ट है योग का। और इसके द्वारा यदि आप इसे ट्रेंड होते हैं तो धीरे धीरे आपका मन, देखते हैं जब हम धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करते हैं तो हमारा मन फिर लग जाता है, फिर बाहरी इधर उधर नहीं जाता तो फिर आपकी जो मेमोरी पावर है बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, और फिर आप उसी को एंजॉय करते हैं। शुरू में लगता है कि ये बड़ा कठिन है, लेकिन बाद में आप उस स्टेट को एंजॉय करने लगते हैं। तो 2 तरह का उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक तो है जो आउट गोइंग सेंसेस, दूसरा है कि आप उसको विड्रॉ करके जो आपका इनर सेल्फ है उसको जानने का प्रयास करें। और ये तो हमारे भारत में पूरा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्म है। आपको योर बॉडी इज द रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स। सो इफ यू नो योर बॉडी और योर ओन नेचर प्रॉपरली, देन यू कैन नो द नेचर ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड उन्होंने ऐसा निकाला कि आपको अपने को जानना है, और जानना है तो फिर उन्होंने इस चीज को कहा कि जो जितने लेयर्स हैं आपके बॉडी के लेयर्स क्या हैं, तो पहला जो है वो ग्रॉस बॉडी है। आपको ग्रॉस बॉडी को समझना है कि इसका सिस्टम क्या है, इसीलिए योग वहाँ हेल्थ से रिलेट कर लेता है, विशेष रूप से जो इसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अब जब आप अपने बॉडी को समझते हैं तो एक लेयर हुआ, और उसको फोकस करते हुए फिर उसका जो सटल एस्पेक्ट है, उसका जो जैसे एटम से बॉडी बना है, विशेष रूप से आप वहाँ जो तन्मात्रा की बात आती है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ बाद में। तन्मात्रा की जो बात आती है वो है कि आप कहते दैट इज इक्वल टू सब पार्टिकल्स जो अभी मॉडर्न साइंस का है,
कि तन्मात्रा मतलब वो बिंदु जहाँ एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो फॉर्मलेस स्टेट जो एनर्जी का है, वो फॉर्म शुरू करता है, फॉर्म लेता है। मासलेस स्टेट से जहाँ मास की का स्टेट आता है, कोई तो होगा ना जो प्रकृति शक्ति है, अब माया के हैं या प्रकृति के हैं जो नाम दे, लेकिन एक शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो यूनिफाइड फील्ड थियरी अभी इनका आइंस्टाइन ने किया। तो एक शक्ति है, उस एक शक्ति का जो है रूप वो मासलेस है, उसमें कोई मास नहीं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां उसमें मास आ जाता है। सर्टेन पॉइंट आता है जब मास आ जाता है, इसका मतलब है उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई उसका वजन सब आ जाता है, आकार आ जाता है। तो निराकार शक्ति से आकार का जो रूप धारण करना, उस स्टेट को कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा तो तन्मात्रा जो है वह, इसका मतलब है कि वहां से फॉर्म लेना शुरू करता है। तो जब आप इधर से मन को केंद्रित करते हैं तो आप पहले तो स्थूल शरीर, दूसरा स्थूल शरीर किससे बना, तो परमाणु से। परमाणु किससे बना, तो सब पार्टिकल से। तो सब पार्टिकल का आप नाम दे सकते हैं तन्मात्रा, जो योग सिस्टम है उसमें। तो ये तन्मात्रा जो है वह बिंदु है जहाँ फॉर्मलेस से फॉर्म का स्टेट है। नाम ही इसका मीनिंग ये तन्मात्र। तन्मात्र का मतलब पर बिल्कुल वह बिंदु जहाँ पर जो फॉर्मलेस से फॉर्म का स्टेट शुरू होता है। तो उस स्टेट को जानना यह भी योग के द्वारा पॉसिबल है। तो एक तो हुआ स्थूल शरीर, दूसरा हुआ कि स्थूल शरीर बना किससे, तो तन्मात्रा से बना, उस सब पार्टिकल के स्टेट से बना गया। तो उसको भी योग के द्वारा देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि योग वह विधा है जहाँ इन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं, डायरेक्ट रियलाइजेशन, डायरेक्ट परसेप्शन। इसलिए योग में अनुमान की कोई ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं। योग में जो कुछ भी और सीधे देखना है, सीधे डायरेक्ट परसेप्शन जिसको हम कहते हैं। इसलिए आप योग सूत्र की जो का भाष्य वगैरह है तो उसमें देखेंगे तो सीधे बताया है कि कैसे एटम जो है वो कैसे धीरे धीरे शेप लेता है। इसकी चर्चा है पूरी, कि जैसे गौड़पाद कारिका में भी ये बात आती है कि जो जैसे आप पंखा घुमाते हैं, तो पंखा तो 3 ब्लेड है या 4 ब्लेड है, लेकिन जब वो घूमता है तो एक फॉर्म क्रिएट कर देता है। ये वहाँ अलाथ चक्र जैसा ये उसका यूज करते हैं। एक्चुअली में जो मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसी तरह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे ही बात करते हैं कि ये दिखता कैसे जैसे है ये जगह, क्योंकि सारे सब पार्टिकल्स तो प्रकाश की गति से चल रहे हैं, तो वो कैसे फिर फॉर्म कैसे लेगा। वो जो एक उनका मोशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो धीरे धीरे वो वैसे ही एक आकृति जैसी बन जाती है, जैसे कि पंखा घूमता है तो वो एक चक्र जैसा बन जाता है। तो ये इसका वर्णन आपको दिखेगा योग शास्त्र में कि कैसे ये एटम जो है उसके बाद कैसे धीरे धीरे वो एक फॉर्म का रूप ले लेता है, आपको दिखाई देने लगे। पर ये टू वे स्ट्रीट है ना, आकार से निराकार भी हो जाते हैं, निराकार से आकार भी हो जाते हैं। तो वही तो जो हेजनबर्ग का एनर्जी एंड वेव, मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर का तो आइंस्टाइन ने ये बताया ना कि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। मास इज इक्वल टू एनर्जी, ये तो क्लियर है, लेकिन मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, बट वाइस वर्सा वाज नॉट क्लियर। ठीक है, तो उसको अभी गॉड पार्टिकल के लिए उसको कहा है कि कैन एनर्जी बी कन्वर्टेड टू मास। ये पीटर हिग्स ने जो किया है, और इसका जो जनक है वो सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस है जो जगदीश चंद्र बोस के स्टूडेंट थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो उन्होंने इस पे काम किया। फिर आइंस्टाइन के साथ 3 साल तक काम किया। फिर 1964 में पीटर हिग्स ने इस थियरी को पकड़ा, और अभी उसको गॉड पार्टिकल को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके लिए 3 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला पीटर हिग्स को, और नाम रख दिया हिग्स बोसोन। तो पीटर हिग्स के नाम से हिग्स लिया और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से बोसोन लिया, तो नाम है हिग्स बोसोन उस पार्टिकल का। एक्चुअली ये पार्टिकल जो है ना, वो उस पार्टिकल की खोज है
जहां वो पार्टिकल जो है वो मासलेस को मास में कन्वर्ट। गॉड तो हंसते खेलते नाम दे दिया, बैठे थे 5-10 साइंटिस्ट क्या देंगे तो बोले गॉड दे दो नाम, लेकिन गॉड का उसे कोई लेना देना नहीं। वो वह पार्टिकल है जहां मासलेस, जहां कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, क्योंकि सारे सब पार्टिकल्स प्रकाश की गति में चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो उसमें मास क्रिएट है? मास जब क्रिएट होगा तो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा तो फिर संसार बनेगा। तो इसलिए इस चीज को, ये जो है वो दूसरा जो वे है ना कि एनर्जी जो है वो कैसे मास में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए, लेकिन योग जब आप पढ़ेंगे तो योग में इन चीजों का वर्णन साफ बताया, क्योंकि योग में तो जैसे स्ट्रक्चर उनका योग का है, तो देखिए इसको, जैसे एक है पुरुष, पुरुष का मतलब मेल नहीं है, पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस। हमारे बॉडी में एक पार्ट है कॉन्शियसनेस और दूसरा पार्ट है वो है प्रकृति। प्रकृति हुआ मैटर। तो ये पुरुष कॉन्शियसनेस जो है वह भी ऑल परवेसिव है और जो मैटर है वह भी ऑल परवेसिव है, इसलिए दोनों का रिलेशन भी तय है। जैसे टाइम एंड स्पेस है तो टाइम भी ऑल परवेसिव है, स्पेस भी ऑल परवेसिव है, इसलिए दोनों एक साथ चलेगा। एक एस्पेक्ट उसका है, दूसरा एस्पेक्ट उसका है, तो इसलिए इनका रिलेशन है। और जब रिलेशन है तो इनसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है योग में चित्त। चित्त आप CH लिख लीजिए, चित्त, ठीक है। और चित्त जो है उसके बाद है अहंकार। अहंकार, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि प्रकृति जो है उसमें त्रिगुणात्मिका प्रकृति। ये त्रिगुणात्मिका जो मॉडल है, 3 गुण का मॉडल है, ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। यदि मुझे लगता है कि साइंटिस्ट इस चीज को आगे बढ़ा लिया तो 3 गुण में सारा रहस्य है पूरी सृष्टि, जो कि दुनिया में कहीं नहीं इसकी चर्चा आपको। तो ये त्रिगुणात्मक मतलब ये है कि प्रकृति के ही एक ऐसे 3 नियम हैं, जो नियम तीनों एक दूसरे को डोमिनेट करते हुए, एक दूसरे को शेल्टर देते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए और फिर प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ता है। ये 4 प्रिंसिपल जब आप देखेंगे आपको आश्चर्य लगेगा कि मॉडर्न साइंस भी सब पार्टिकल का ऐसे ही प्ले बता है। जब सब पार्टिकल एनर्जी से जब वो मैनिफेस्ट करता है तो उसमें भी वो डोमिनेटिंग नेचर है। वो एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है तो एक को नष्ट कर देगा, लेकिन एक कोऑपरेट भी करेगा, शेल्टर भी देगा और इस तरह से नए पार्टिकल को प्रोड्यूस भी करेगा। तो ये जो नेचर है, आप जब इसमें सांख्य योग देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। ये 3 जो गुण है, ये गुण में या तो 11वीं 12वीं कारिका सांख्य की है, उसमें परस्पराभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। परस्पर अभिभव मीन्स म्यूचुअल डोमिनेशन, या तो सत्व रजस और तमस को डोमिनेट करेगा, या रजस सत्व और तमस को डोमिनेट करेगा, या तमस सत्व और रजस को डोमिनेट करेगा, एक जरूर डोमिनेट करेगा। और एक दूसरे को शेल्टर भी देगा, एक दूसरे को आश्रय भी देगा और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेगा, और उसके बाद क्रिएशन में सबका रोल। ये जो चीज है, इसके कारण जैसे अहंकार है, और अहंकार का 3 रूप है, एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। तो आप ये देखें कि सत्व तो ज्ञान का हुआ, जो हमारे अंदर जो ज्ञान की बात आती है उस सत्व से, और रजस का कोई काम नहीं है। रजस का काम है सत्व को एक्टिवेट करना और तमस को एक्टिवेट करना। रजस का अपना कोई अलग क्रिएशन है। वो क्या करता है, जब सत्व को एक्टिवेट करेगा तो नॉलेज वाली एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब तमस को एक्टिवेट करेगा तो क्रिएशन शुरू हो जाएगा।
हमारे शरीर या दुनिया में जो भी रूप है वो तमस का क्रिएशन, क्योंकि सत्व का कोई फॉर्म नहीं होता, रजस का भी कोई फॉर्म नहीं होता, फॉर्म प्रोड्यूस करने वाला तमस है। तो इसलिए वैसे भी कहते हैं 90-95% डार्क एनर्जी है। ये सब जो डार्क एनर्जी है वो सारी चीज यहाँ भी है कि पूरा क्रिएशन जो है वो तमस से होता है। ये सिर्फ एक्शन में लाता है, एक्टिव मोड में लाता है उसको। और ये जब इसको एक्टिव मोड में लाता है तो फिर नॉलेज का डोमिनेंस होता है। तो इसमें आप जब देखेंगे कि ये जो तमस है इसी से पंच तन्मात्रा डेवलप होता है। पंच तन्मात्रा को यहाँ कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप, और ये जैसा हमारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो नहीं है, ये अभी जो हमारा हो रहा है वो नहीं है, ये तन्मात्रा है। तन्मात्रा का मतलब ये वह एस्पेक्ट है जहाँ मासलेस से मास शुरू होता है, इसलिए तन्मात्रा है इसको। तो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद फिर ग्रॉस पंच महाभूत जब आप कहते हैं तो इससे पंच महाभूत होता है। आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। ये जो पांच अभी जो हमारे सामने है पांच महाभूत, ये रूप है। इसका मतलब इसका जो कारण है उसको हम ये कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसका नाम है तन्मात्रा। ये सारा कहलाता है तन्मात्रा। और जो सत्व है उससे हमारे जो 11 सेंस और 11 ऑर्गन्स हैं वो है 5 सेंस ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन एंड माइंड, ये इसका है। इसलिए हमें ये नॉलेज की तरफ ले जाता है। तो अब मेरा ये कहना है कि योग क्या करता है, तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, जैसे ही आप अपने जो भी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है उसको विड्रॉ करते हुए उसको एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद जब आप फोकस करते हैं किसी चीज पर करें। योग सूत्र में इतना दिया है कि आप सूर्य पे कर सकते हैं, आप चंद्रमा पे कर सकते हैं, आप पृथ्वी पे कर सकते हैं, अपने आप पे कर सकते हैं, किसी जो आपका आदर्श है उस पे कर सकते हैं। अंत में कहते हैं यथा भी मत ध्यानाद्वा, जिस पर इच्छा हो उस पर कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी करेंगे तो इसी डेवलपमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रॉस से शुरू करेंगे और फिर सटल पे आ जाएंगे। किसी से टेबल करेंगे तो टेबल में फिर एटॉमिक लेवल पे चले जाएंगे, एटॉमिक से जो पार्टिकल लेवल पे चले जाएंगे, पार्टिकल से फिर एनर्जी तक पहुंच जाएंगे, प्रकृति तक। तो एनर्जी से पता चल जाएगा कॉन्शियसनेस और इसका क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए योग सूत्र ने कहा किसी एक विषय पर मन को केंद्रित, तो मन को केंद्रित यदि हो गया, इसीलिए 5 तरह के हमारे जो माइंड है उसके 5 लेयर्स बताए। पहले को कहते हैं क्षिप्त, माइंड के लेयर्स। हाँ, माइंड के लेयर्स जो हैं वो पहला है क्षिप्त। माइंड चित्त है, चित्त है। चित्त का आप इसका जो चित्त है इसके आप 5 लेयर करें। पहला है क्षिप्त। क्षिप्त का मतलब होता है कि हम सब का जो है उसी को बता रहा है कि जिसका मन बहुत चंचल, किसी विषय पर टिकता नहीं। इसका मतलब इसमें बहुत रजस प्रधान है। रजोगुण प्रधान जब होता है तो रजोगुण क्या करता है, हमेशा आपको एक्शन मोड में रखता है। एक्शन मोड में जब होता है वो टिकने नहीं देगा। इसीलिए कोई चीज पढ़ा, 5 मिनट पढ़ा कि मन परेशान हो गया, फिर दूसरी चीज में, फिर तीसरी चीज में, या फ्रेंडशिप भी होगी तो 10 मिनट के लिए, फिर दूसरे से तो 10 मिनट, फिर 2 दिन 4 दिन, वो बदलता रहेगा। ऐसा जिसका माइंड है उसको कहते हैं क्षिप्त वाला। फिर दूसरा है मीनिंग बहुत चंचल। गीता में इसलिए कृष्ण कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्। ऐसा जो मन है जिसका, वो आपको मिलेगा। जितनी चीजें हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व, अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा मन कितना ठीक है, कितना चंचल है। दूसरा मूड। मूड का मतलब है जिसमें तमस प्रधान। सर
तमस प्रधान है मतलब हमेशा मन करेगा कि सोते रहे। क्या है? हाँ? नंबर 2 मूड Laziness, not the बेवकूफपन नहीं है। जो समझे। मूड गीता में भी कृष्ण मूड शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। मूड का मतलब है कि एक तो जिसकी बुद्धि अविकसित है, नेगेटिव सोचता है, लेजीनेस, जितने नेगेटिव जो हो सकते हैं नेगेटिविटी वो जिसमें है वो मूड है। तीसरा है विक्षिप्त, और विक्षिप्त का मतलब पागल नहीं है, विक्षिप्त का मतलब है क्षिप्त से जो अच्छा है, ऑलमोस्ट हम लोग जो विक्षिप्त का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसका मन कुछ समय के लिए कॉन्सेंट्रेट, ज्यादातर लोग योग की दृष्टि से विक्षिप्त अवस्था, मतलब जैसे हम 2 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटे अपने काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मन होता है थोड़ा इधर बात करें। विक्षिप्त हम लोग का भी ये कभी स्विच करता रहता है। अटेंशन लेवल्स। हाँ, ये कहते हैं लेयर्स ऑफ माइंड, ठीक है ना। ये लेयर्स हैं हमारे, कोई इस लेयर में है, कभी वो शिफ्ट भी करता है इस लेयर से इस लेयर। तो ये है तीसरा है विक्षिप्त, मतलब विक्षिप्त का अर्थ है संस्कृत में क्षिप्तात् विशिष्टम इति विक्षिप्तम, जो क्षिप्त है उससे जो अच्छा है, जिसका मन बिल्कुल चंचल है, उससे अच्छा ये है कि जिसका मन 2 घंटे के लिए किसी विषय पे टिक जाता है, तो उसको कहते हैं विक्षिप्त। और चौथा है उसको कहते हैं एकाग्र का मतलब वह स्टेट है जिसमें आपका मन जितनी देर तक आप चाहें उतनी देर तक सुखपूर्वक एक विषय पर लगा रहे, कोई उसमें व्यवधान नहीं, कोई बाधा, फुल कंसंट्रेशन एंड विथ फुल एंजॉयमेंट, यू एंजॉय दैट स्टेट। जैसे आप दिन भर कोई एक चीज में लग, न कोई थकावट, फ्रेशनेस, बिल्कुल वो सुखपूर्वक, उस स्थिति को कहते हैं एकाग्र। एंजॉयमेंट होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आपको थकावट ना हो, मन कहीं भी विचलित नहीं हो रहा है, एकाग्र है। आजकल मॉडर्न गुरुज बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो, वो वर्ड यूज करते हैं कि फ्लो की स्टेट में जब टाइम का भी पता ना चले कि टाइम कैसे बीत गया कुछ करते हुए। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो स्थिति है, ये एकाग्र की स्थिति जो है, ये पहला योग की स्थिति है। पहले 3 को योग नहीं मानते। फर्स्ट 3 स्टेप जो फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ माइंड है, उसमें जो भी है वो योग की अवस्था में नहीं है। एकाग्र की स्थिति को योग कहते हैं, ठीक है। तो एकाग्र जब का मतलब ही है कि यू कैन कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एज लॉन्ग एज यू विश ऑन योर डिजायर्ड गोल, ठीक है। उस तरह का जो माइंड है उसको कहते हैं, और ये संभव है, ये किया जा सकता है। हम इसमें हो लेकिन हम एकाग्र के लेवल पे ला सकते हैं। और उसके लिए कृष्ण ने भी अर्जुन को वही बताया, क्योंकि अर्जुन की भी तो वही परेशानी थी ना जो हमारी परेशानी। पहले द्रौपदी को देख के सब कहते थे कि ऐसे उनको युद्ध करना है, ऐसे पनिश करना है, और जैसे ही युद्ध का समय आया तो कहते अब मेरा गांडीव जो है कांप रहा है, अब मैं संन्यास ले लूं, इन सबको भीष्म दादा इन सबको कैसे मारें, कैसे युद्ध करें, इससे थोड़े से जो अन्न से काम चला सकता हूँ। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से कृष्ण डांटते हुए उत्तर देते हैं, सोच्यानंद व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाजते, जो सोचने लायक नहीं है उसको सोचते हो और क्लेम करते हो कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी जो सोचते हैं वैसा तो तुम सोच नहीं रहे हो, बात कर रहे हो मूर्ख की तरह, और समझते हो कि मैं ज्ञानी हूं, तो ये ठीक नहीं है।
क्यों ठीक नहीं है कि तो तुम जिसको सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा उसको तुम मार नहीं सकते, और जिसको जो नष्ट होने वाला है उसको तुम नहीं मारोगे वो भी नष्ट होगा। तो जो शरीर है जिसको तुम समझ रहे हो कि ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये है, वो शरीर तो अब आज नहीं जाएगा तो थोड़े समय के बाद जाएगा, जाना है। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो चेतना है उसके अंदर, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो हमेशा ऐसा रहेगा। इसलिए ये प्रधान नहीं है कि ये शरीर रहे या चेतना रहे, प्रधानता इसकी है कि ड्यूटी तुम्हारी क्या है, ड्यूटी तुम्हारी क्या है। तुम्हारी ड्यूटी है अभी फाइट करना, बिकॉज यू हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन। Nobody has forced you to take this responsibility। जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अभी हमने अपने लिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दैट इज योर ड्यूटी, बाय फोर्स नहीं। अपने आप हम कहते हैं कि हम एक अच्छा वकील बनेंगे, ये हमने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं टीचर हम बनेंगे, हम कहते हैं कोई जो हम ऑफिसर बनेंगे, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यदि आप एक बार ले लिया आपने तो फिर आपकी वो ड्यूटी है, और फिर उस ड्यूटी में ये नहीं देखना कि अब ये क्या है, रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना। तो इसलिए वहां भी कहते हैं, बार बार समझाते 5वें 6ठे अध्याय में कहते हैं जो बहुत मन बहुत चंचल है, आप सब बात बताते हैं और फिर वो मेरा मन खराब हो जाता है। इसलिए तो इतना डाउट है उनका। पूरे 18 अध्याय में प्रश्न ही तो है जिसका उत्तर कृष्ण देते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदम तस्याम वायोरिव सुदुष्करम। कहते हैं जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना जितना कठिन है उतना मन को कंट्रोल करना कठिन। तो कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। यदि दो चीज को फॉलो करोगे तो उसको भी कंट्रोल कर सकते, अभ्यास और वैराग्य। ये दो ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग करते हुए आप किसी लेवल से आप एकाग्र की स्थिति में आ सकते हैं। दो चीज है, एक तो है कि वैराग्य। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है सब चीज को जानना और उसके बाद डिटैचमेंट के स्टेट में। डिटैचमेंट के स्टेट में इसलिए आ जाना क्योंकि साइंस भी यही कहेगा कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, उसके फॉर्म में चेंज आता है, फॉर्म में चेंज आता है। तो इसीलिए इफ यू नो रियलिटी देन योर माइंड बिकम्स एनर्जी ओरिएंटेड, कॉज ओरिएंटेड, नॉट फॉर्म ओरिएंटेड। यदि शरीर परक आपकी बुद्धि हो गई तो आपके दुख को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप यदि शक्ति प्रधान बुद्धि आपकी हो गई कि जो क्रिएट करता है, यदि वैसी बुद्धि आपकी हो गई तो कहीं भी दुख स्पर्श नहीं करे अपने आप। जो क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि का क्या मतलब है? जो शरीर अभी हमारे पास है कल वो शरीर किसी पशु का होगा, क्योंकि ये तो पंच महाभूत में मिलेगा। पंच महाभूत में मिलकर के एक दूसरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको किसी बॉडी के प्रति अटैचमेंट नहीं होता और किसी बॉडी से आप हेट भी नहीं करते। सारा एक साइक्लिक प्रोसेस है कि आप उस सारे शरीर को लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं जो अभी दूसरे का शरीर। तो जब दूसरे का शरीर जो है वो भी पांच भौतिक है, वो भी फिर उसी पांच भूतों में मिलता है और वो ही एक नया फॉर्म लेता है। साइंस का यही थियरी है, एनर्जी कंजर्व्स इटसेल्फ एंड टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो फॉर्म लेना, फिर वो एनर्जी में विलीन होना, फिर नया फॉर्म लेना, फिर उसमें विलीन होना, यही तो प्ले है। इसी को अपने यहाँ कृष्ण लीला या रामलीला कहते हैं। वस्तुतः कृष्ण लीला रामलीला को मॉडर्न फिजिक्स ने बहुत ज्यादा उसको समझाया है कि लीला क्यों है, हम क्यों लीला देखते हैं। तो लीला जो है ये प्रकृति का जो प्ले है कि एक फॉर्म लेना, फिर वो कुछ समय तक सस्टेन करना, फिर दूसरे वो उसको फिर डिस्ट्रॉय करना,
फिर दूसरे फॉर्म को लेना, ये जो फॉर्म लेना, रहना, जाना, ये जो पूरा प्रकृति का खेल है, इसी को तो लीला कहते हैं ना। वही वो लोग कहते हैं कि ये जो एनर्जी का प्ले है, या हम कहते हैं कि जो सृष्टि है उसमें जितने लोग हैं उनका जो प्ले है उसको हम लीला कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इसको समझ लेते हो तो तुम्हारी बुद्धि जो आकार प्रधान नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि वो शक्ति प्रधान होगी जो हर एक आकार का कारण है। तो ये चीज जो है, ये जब आप में आता है तो अपने शरीर के प्रति उतना अटैचमेंट नहीं होता और दूसरे शरीर से हेट नहीं करते, दो बात होती है। और जब ये आता है तो मन अपने आप केंद्रित होना शुरू, क्योंकि मन की चंचलता का कारण तो हमारा फॉर्म है। जब फॉर्म बेस्ड माइंड होता है तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको देखना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए, 4 मकान हो तो 20 होना चाहिए, 5 कार हो तो 10 होना चाहिए। ये फॉर्म ओरिएंटेड माइंड, हम फॉर्म को लाइक करते हैं, लेकिन उस फॉर्म में जो एनर्जी है उसको हम भूल जाते हैं। So, sir, realized soul will take form after some time. Yes. And again, they will go for that process. If you don't know reality, But if they know, then you become energy itself or consciousness itself. So no form. And forms will not affect your personality. अभी हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी हमें लगता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये ज्यादा, ये कम, लेकिन यदि आपको इसका पता चल जाए वास्तविकता का तो ये अपने आप आपको प्रभावित करना बंद कर देगा। कृष्ण कहते हैं ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये है वास्तविकता को समझना, और यदि ऐसा समझा तो फिर आपको ये नहीं आपको अफेक्ट करेगा कि ये भीष्म का शरीर है या द्रोण का शरीर है। आपके सामने ड्यूटी है, ड्यूटी के सामने यदि भीष्म आते हैं तो भीष्म सही, यदि द्रोण आते हैं तो द्रोण सही। बात उस सिद्धांत की है जिसमें द्रौपदी का जो है उसका अपमान हुआ था, जो नहीं होना चाहिए। बात वो है जहां रूल का वायलेशन किया जा रहा है, उसके सामने जो भी हो। तो ये जो है यहीं से वो बताना शुरू कर रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि तो अभी आकार प्रधान है, तभी तो भीष्म द्रोण की चर्चा कर रहे हो। अब बात कर रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं, सन्यासी बनूंगा। सन्यास का तो सबसे पहला अर्थ है कि तुम शरीर फॉर्म का त्याग करो। सम्यक न्यास, सम्यक न्यास मीन्स व्हाट? गेट डिटैच्ड फ्रॉम फॉर्म्स। ये चीज जो है जो आपको आकृष्ट कर रहा है। तो इसीलिए यदि वैराग्य यदि हमारा हो, यदि हम ठीक से जाने सब चीज को, तो वैराग्य की स्थिति जब होती है तो और उसका अभ्यास हो, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा। आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे समय लगेगा। समय लगते लगते जैसे हम विदेशी भाषा सीखते हैं तो हमें तो ABC भी पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में हमारी अपनी अथॉरिटी होती है, हम तो प्ले करते हैं उसको। वैसे ही आप मन का यदि ट्रेनिंग लें, प्रॉपर आप जो मेथड दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए और इस पूरा सिस्टम को समझते हुए यदि आप मन को कंट्रोल करें तो मन अपने आप एकाग्र की स्थिति में आएगा बिना कोई बहुत एफर्ट किए। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। यही योग सूत्र में भी है, एग्जैक्टली वही। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य ये सिस्टम को समझने से आएगा, क्योंकि फाइनली ये एनर्जी है, मुख्य एनर्जी है जिसका ये मैनिफेस्टेशन है। अब मैनिफेस्टेशन के जो स्टेजेज हैं वो योग के द्वारा जब आप इस स्टेज पे आते हैं, जैसे अभी मैं एक और बता देता हूँ, और 5वां है निरुद्ध। निरुद्ध जो है वो लास्ट स्टेट है योग का। तो इसके बाद क्या हो जाता है, फाइनल जो जितने जो मेंटल ऑपरेशन है वो सब रुक जाते हैं। तो एकाग्र और निरुद्ध में अंतर अब ये है। एकाग्र क्या है कि और सब जगह से माइंड को विड्रॉ करते हुए एक सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, लेकिन एक मॉडिफिकेशन होगा।
एक मॉडिफिकेशन होगा, हम और सबसे कंट्रोल कर लेंगे। जैसे प्रिज्म आप लगाएंगे तो सारे स्कैटर्ड रेज जो है वो एक साथ एक्यूमुलेट करके फिर फोकस करेगा। वैसे ही हमारे 5 इंद्रियां, मन, इन सब सारी एनर्जी को एक जगह एक्यूमुलेट करके हम एक विषय पर लगा देंगे। ये जो स्थिति है यहाँ से शुरू होती है एकाग्र की, और वो जितनी देर तक आप चाहें आप रख सकते हैं। जब ऐसा शुरू होता है तो जैसे उसमें जलाने की ताकत आ जाती है, वैसे आपको जो कुछ भी संसार है उसका जो मुख्य 5 जो एलिमेंट्स है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, तेज, ये आपका इसका क्लियर कट नॉलेज हो जाएगा, ऐसा योग कहता है। ठीक है। और यह स्थिति जो है, यह इस एकाग्र में इसके 4 लेयर्स। पहला जो लेयर है जिसमें कि ग्रॉस एलिमेंट्स है, इसको कहते हैं सवितर्क समाधि। ठीक है ना। पहला है ये, जब हम आकाश लेवल पे जानते हैं इसको कहते हैं सवितर्क। सवितर्क तर्क के साथ सवितर्क। और अब एक देखिए, जो सवितर्क और निर्वितर्क है, दूसरा इसका मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखिए अभी जो वर्नर हाइजेनबर्ग ने ना, जो अभी क्वांटम फिजिक्स में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड किया था कि जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अब न्यूटोनियन साइंस में ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं था। ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं, सारा मशीन करेगा और सारा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। लेकिन पहली बार हाइजेनबर्ग ने एक्सेप्ट किया कि जो नहीं, ऑब्जर्वर का उतना ही रोल है जितना ऑब्जर्व्ड का है, ऑब्जेक्ट का उतना ही है जितना सब्जेक्ट का है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिकल रिलेशन जो है, वह एक्चुअली नॉलेज को प्रोड्यूस करता है। ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है उसके कारण ऑब्जर्व्ड का स्टेट बदल जाता है। हाँ, आप यदि हमारे पीछे से देखें तो हमारा पीठ दिखाई देगा, तो वो ऑब्जर्वर के एंगल पे डिपेंड करता है कि रियलिटी का कौन एस्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए यदि आप कहेंगे कि केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वर के जो का नेचर है, उसका जो किस एंगल से देख रहा है, उसका क्या रोल है, उसके बेस पे ऑब्जर्व्ड का नेचर तय हो। रिलेटिविटी बिल्कुल। हाँ जी। तो उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि व्हेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड फ्यूज, जो फ्यूजन शब्द आया बाद में, फ्यूज मतलब जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक हो जाता है तो उस पार्टिकल का नॉलेज प्रोड्यूस करता है, उस पार्टिकल के रियल नेचर को पता आप करते हैं। अब देखिए सवितर्क एग्जैक्टली वही चीज। साधारणीकरण की स्थिति नहीं होगी। हाँ, साधारणीकरण की स्थिति, साधारणीकरण उसको पोएटिक्स में कह सकते हैं, लेकिन पार्टिकल लेवल पे उनका वो टर्म यूज कर देते हैं। साधारणीकरण मतलब ही वही। तो ये जो चीज है एग्जैक्टली ये सवितर्क की स्थिति। सवितर्क का मतलब ये है कि नोअर है, ऑब्जेक्ट है। सवितर्क नोअर है नहीं, 3 चीज है इसमें, वही मैं बता रहा हूँ कि जो सवितर्क का स्टेट है समाधि का या योग का, उसमें एक तो नोअर है जो किसी चीज को जान रहा है, जानने वाला है। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे आपने फोकस किया माइंड को, और तीसरा प्रोसेस है। प्रोसेस है का मतलब मन का एक व्यापार चल रहा है, मन का फ्लो एक है उसमें। तो माइंड मीन्स नोअर, फ्लो ऑफ माइंड एंड ऑब्जेक्ट, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कहते हैं कि अब तीनों जब एक बिल्कुल इसका जो कंटिन्यूटी, फ्लो की कंटिन्यूटी जब तीनों में एक साथ हो जाए और वो घंटों रहे एंजॉय करते हुए, तो इस स्टेट को सवितर्क समाधि कहते हैं। तो ये जो है, इसको हाइजेनबर्ग ने कोट किया है कि ये जो नोअर और जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये दोनों का जो आइडेंटिटी होना, आइडेंटिकल रिलेशन होना,
यही उस नॉलेज को प्रोड्यूस करता है। और ये इसी को योग सूत्र में सवितर्क समाधि कहते हैं कि मन मतलब प्रोसेस, नोअर, कॉन्शियस बीइंग एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों का एक साथ तारतम्य बन जाए। लेकिन सिर्फ इतना अंतर है सवितर्क और निर्वितर्क में कि हम फोकस्ड हैं, लेकिन हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट अलग है, मैं अलग हूं और प्रोसेस अलग है। ये सवितर्क में कि निर्वितर्क? ये सवितर्क है। अच्छा, और तीनों जब एक हो जाए, जब आप भूल जाए कि नोअर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और प्रोसेस कौन क्या है, इस स्टेट को निर्वितर्क है। ये जो चीज है, आपको मैंने पहले बोला भी होगा कि जो हाइजेनबर्ग जब क्वांटम फिजिक्स को डेवलप कर रहे थे, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 5-7 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साइंटिस्ट के लिए एक आइकॉन की तरह थे, जिनको कि पूरा शास्त्र का ज्ञान था। तो वर्नर हाइजेनबर्ग शांति निकेतन आया था इसके लिए 1929 ईस्वी में, और शांति निकेतन आया और फिर उन्होंने उनसे कई सप्ताह रहा, फिर उनके पूरा पढ़ा, योग वेदांत पूरा टेक्स्ट पढ़ा, और उसके बाद फिर सारी बात बताए। उसमें बहुत सारी चीजें और भी स्टोरी है। और जब वो लौटा जर्मनी, तो उसके बाद वहां से उसने स्टेटमेंट दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर से ये सारी चीज पढ़ के मेरे जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसमें बहुत अब सॉल्व हो चुके हैं, उसका स्टेटमेंट है। और फिर ये क्वांटम फिजिक्स हो गई। जब 1972 में जब वो बुजुर्ग हो गए, तो फ्रिट्जोफ कापड़ा ने लिखा है कि उसको बुलाया फ्रिट्जोफ कापड़ा को, और फिर कहा कि आज के समय में सबसे जरूरत यदि है किसी चीज की, तो भारतीय शास्त्र और मॉडर्न साइंस दोनों का जो पैरेलल्स है उसको एक साथ लाने की जरूरत है। क्योंकि हम भारतीय शास्त्र को यदि नहीं पढ़ते हैं तो साइंस जो है वो उसके कारण पिछड़ रहा है। हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे सीधे वहां पे रिकॉर्ड पे है, हमें उसको समझना चाहिए। और हमारा जो साइंटिफिक एक जो सारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये उनका स्टेटमेंट है, ये फ्रिट्जोफ कापड़ा ने लिखा है। और फ्रिट्जोफ कापड़ा ने फिर वो बुक लिखनी शुरू की जिसका नाम द ताओ ऑफ फिजिक्स है। फिर 1974 में वो उनको कॉपी जाकर दिया, जो ड्राफ्ट कॉपी थी। और उसके बाद फिर जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ, उससे 1 साल पहले उनका निधन हो गया, वर्नर हाइजेनबर्ग का। आज वही द ताओ ऑफ फिजिक्स है। मुझे लगता है वो सबको पढ़ना चाहिए। तो ताओ फिजिक्स फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है फ्री, उसमें कोई खरीदना, बहुत पॉपुलर है, बेस्ट सेलिंग बुक है दुनिया की वो। तो ये जो पहला है वो है मतलब एकाग्र जो है, इसको हम 4 भागों में 4 लेयर पे बांट सकते हैं। पहला हुआ सवितर्क, उसी का जो अगला डेवलपमेंट है वो है निर्वितर्क। और जब इसमें आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर दूसरा आता है सविचार। सविचार का मतलब है कि सब पार्टिकल लेवल पे। पहला हुआ ग्रॉस लेवल पे, दूसरा हुआ सब पार्टिकल लेवल पे, इसको कहते हैं सविचार। यहीं पे योग सूत्र के व्यास भाष्य में पूरी चर्चा है कि परमाणु से कैसे फॉर्म क्रिएट होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तन्मात्रा का मतलब है वो स्टेट ऑफ सब पार्टिकल वेयर फॉर्म्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये है तो सविचार है। और फिर इसमें भी वही बात है, निर्विचार। एक्चुअली योग सूत्र में निर्वितर्क निर्विचार की चर्चा नहीं की है। सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मिता आगे लिखेंगे। और लेकिन कमेंट्री में ये इसका सारा एनालिसिस किया हुआ है, यह है सास्मिता। तो पहला देखिए, जो ग्रॉस जो रियलिटी है उसको हम इसके थ्रू जानते हैं। उसके बाद जो उससे सटल रियलिटी है, उसको जो तान्मात्रिक स्थिति है, उसको सविचार निर्विचार के मेथड से जानते हैं। यानी जो माइंड है धीरे धीरे सटल एस्पेक्ट को फिर कैप्चर करने लगता है इसके द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। और इसको जानने के बाद फिर वह उस स्टेट पर पहुंचता है जहां मैटर और एनर्जी यानी
एक हो जाता है, एनर्जी जो है फॉर्मलेस स्टेट में आ जाता है। फॉर्मलेस स्टेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज अहंकार। अहंकार इज ए स्टेट वेयर एनर्जी इज फॉर्मलेस। ठीक है, तो अहंकार और उसके बाद सारे जो सेंसेज हैं ये सब मासलेस स्टेट है। सेंस ऑर्गन्स के कोई मास नहीं होते। सेंस ऑर्गन को आंख मत समझिए, आंख में जो देखने की शक्ति है उसको कहते हैं चक्षु। त्वचा में जो सेंसिटिविटी है, जिसको टच करने से नॉलेज होता है, उसको कहते हैं त्वचा। वैसे ही जो हमारी नासिका है, जो सूंघने की शक्ति है, उसको कहते हैं नोज या नासिका। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो शक्ति जो है, जिसके थ्रू ये सारे एक्ट हो रहे हैं, उसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। जो ये अहंकार वर्ड है जी, कॉमन यूसेज में होता है कि दूसरे की बात ना सुनना, ईगो बहुत है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। दैट्स अ कॉमन यूसेज ऑफ द वर्ड ईगो। तो दिस अहंकार इज वेरी डिफरेंट देन दैट यूसेज। नो नो, इवन इन इंडिविजुअल अहंकार इज मासलेस। ठीक है, इवन इन इंडिविजुअल अहंकार इज दैट स्टेट वेयर एनर्जी इज massless. So from ahankar, the tamas aspect of ahankar produces form. इसलिए प्योर जो आपका जो ईगो भी आप यदि मान लें तो वो मासलेस है, उसमें कोई मास नहीं, प्योर एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, लेकिन चूंकि कॉन्शियसनेस और मैटर जो वो एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस दोनों मिक्सड अप है, इसीलिए वो ईगो सेंस आता है। लेकिन ईगो सेंस मासलेस है, उसमें उसका कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म तो बॉडी का है, वो बॉडी ईगो नहीं है, बॉडी ईगो नहीं है। ईगो इज समथिंग विच इज फॉर्मलेस, विच इज एनर्जी। तो इसलिए इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें सब समझ में आने लगेगा। तो इसका इसीलिए हम जब हमारा जो ईगो है या अहंकार जो है, उसको यदि हम प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे बॉडी से हम उसको डिटैच कर सकते हैं, बॉडी से डिटैच कर सकते हैं उसको। तो बॉडी से जब डिटैच करते हैं तो बॉडी से रिलेटेड जो पेन्स हैं या मिजरीज हैं वो आपको उससे अलग रख सकते हैं। नहीं देखते छोटा कोई छोटी प्रॉब्लम हो जाए तो कोई चिल्ला के घर को अशांत कर देगा, और किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज यह है, उसके लिए कुछ नहीं है वो उसको, क्योंकि वो उतना डिटैच किया हुआ है। लेकिन किसी के लिए एक छोटी सी चीज जो है वो उसको नहीं वो सस्टेन कर सकता। तो इसलिए ये जो ईगो है हमारा वो भी मासलेस स्टेट में, ऐसा शास्त्र भी कहता है, ऐसा अनुभव से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो शब्द आते हैं, हाँ जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, ये दो सिस्टम में अलग अलग मीनिंग है। मैं तो अभी योग के एक पक्ष की बात अभी तक कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हो वेदांत का पक्ष है, जो योग अभी किया नहीं पूरा। तो मैं ये भी बता ही देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आ गया है। तो क्योंकि गीता में मन का योग सूत्र में चित्त पर आता है। हाँ, देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, वो ये वेदांत का कॉन्सेप्ट है, यानी गीता का कॉन्सेप्ट है। गीता इज ए टेक्स्ट ऑफ वेदांत। ठीक है, तो हमारा दो तरह का ऑर्गन है, एक है एक्सटर्नल ऑर्गन, दूसरा इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो 10 है, 10 में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, और जो इंटरनल ऑर्गन है वो 1 है। अब न्याय उसको मन कहता है। ठीक है, वेदांत कहता है, गीता कहती है, उपनिषद कहती है कि एक इंटरनल ऑर्गन है जिसके 4 तरह के फंक्शन है। जब वो इंटरनल ऑर्गन एनालिसिस करता है तो मन कहलाता है। ठीक है, जब एनालिसिस करता है कि दिस इज राइट और रॉन्ग, व्हाट टू बी डन और नॉट टू बी डन, सो दैट एक्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज नोन एज माइंड। ठीक है, जब वो डिसीजन ले लेता है, अब राइट रॉन्ग नहीं, वो राइट रॉन्ग क्रॉस करके डिसीजन ले गया कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, जो भी है राइट है या रॉन्ग है, because that is implementable knowledge. So once you take decision, then that decision will be implemented. Means that can be put into action mode.
ठीक है, तो बिफोर दैट दिस स्टेट इज नोन एज द डिसाइसिव स्टेट। आप वो डिसीजन लेते हैं, दैट डिसीजन प्रोसेस इज नोन एज बुद्धि, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, ठीक है। संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मन। जब हम संकल्प विकल्प, ये ठीक है ये गलत है, ये सब करता है, करना भी चाहिए। बुद्धि गलत भी हो जाती है, बुद्धि गलत भी हो जाती है, गलत हो या सही हो, लेकिन वो डिसीजन ले। जो डिसीजन तो मन में अभी ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाँ जी, बुद्धि में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एक डिसीजन। ये मनो, बुद्धि, अहंकार, ये आपके चार्ट में कहाँ आते हैं? मैं अभी बताता हूँ, पहले इसके इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बता देता हूँ। ये ठीक है। तीसरा है अहंकार। अहंकार का मतलब है कि जब आप अपने को आईनेस के फॉर्म में जब आप अपने को क्लेम करते हैं कि मैं ये हूँ का मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुझे ये पसंद है, हाँ मुझे ये पसंद है, मैं जिसमें जुड़ जाए, ठीक है। तो इस स्टेट को अहंकार कहते हैं, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। और चौथा है अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। When you explore something new or when you remember something, recall something, because our knowledge is stored in our somewhere. So that somewhere it is stored. Whatever we have experienced, that experience is stored somewhere. When you recall that or remember that, that process is known as चित्त। समझ गए ना? इसी को देख के तो कंप्यूटर मेमोरी बनाया है ना। कंप्यूटर मेमोरी कहाँ से बनाया है? व्यक्ति का जो एक मेमोरी पावर है ना, कहाँ स्टोर रहता है, कैसे रहता है? that memory is चित्त। चित्त, मेमोरी और द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, ये चित्त जो अंतःकरण में ही रहता है। लेकिन जब आप उसको रिकॉल करते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस भी उसका बेस है, लेकिन रिकॉलिंग प्रोसेस तो आप याद करते हैं। दो चीज बताया है, अनुसंधानात्मिक अंतःकरण वृत्ति। जब आप किसी नई चीज की खोज करते हैं तो वो चित्त कहलाता है, या जो आपके मेमोरी में है उसको जब आप रिकॉल करते हैं बुलाते हैं वापस। उसको चित्त कहते हैं। इसलिए आचार्य शंकर ने दो डेफिनेशन दिया, एक तो है अनुसंधानात्मिक अंतःकरण, एक है स्मरणात्मिक अंतःकरण, ठीक है। इन दोनों को चित्त कहते हैं। लेकिन ये कह देते हैं कि ये चार चीज है, लेकिन है ये एक। इसको चार ना माना जाए। जैसे एक आदमी अभी क्रिकेट खेलने लगेगा तो खिलाड़ी कहलाएगा, वो यदि पढ़ाने लगेगा तो टीचर कहलाएगा। आदमी एक है, लेकिन उसके फंक्शन के आधार पर उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही मनस्त्वेक मनेक वृत्तिकम, वो एक है लेकिन अलग अलग प्रोसेस वाला है। तो ये तो हुआ वेदांत का पोजीशन। हम एक टाइम पे एक ही स्टेट में रह सकते हैं ना, मतलब जैसे इसमें अनुसंधानात्मक अंतःकरण वृत्ति है, एक टाइम पे हम रिकॉल कर रहे हैं, एक टाइम पे हम आईनेस में हैं, मतलब ये एक अलग अलग। वेदांत में एक साथ कई चीज कर सकते हैं, न्याय के अनुसार एक बार में एक ही कर सकते हैं। क्योंकि वेदांत जो है ना, वेदांत मानता है कि ये बीच बीच का है, ना तो ऑल परवेसिव है ना एटॉमिक है। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दिस इज नॉट एटॉमिक, ठीक है ना। ये तो यहाँ बैठा है ना, ये एटम तो यहाँ है, ये एटॉमिक भी नहीं है। और ऑल परवेसिव ये है, तो ये इसका प्रोडक्ट है, और ये इसका ग्रॉस फॉर्म है। तो या तो एटॉमिक होगा तो सटलेस्ट होगा, या हाईएस्ट होगा तो ऑल परवेसिव होगा, बीच में जब होगा वो मीडियम होगा। सब वेदांत को साइड में रख के चले, अभी शंकर को बात ये योगी है, न्याय कोई ठीक है। तो ये रजस जो है, हाँ इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। हाँ कैटालिटिक रोल जो है होता है कि जिसमें खुद कुछ नहीं करना, हाँ किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना। तो ये जो है तमस को बढ़ा दिया तो उसके फॉर्म की तरफ गया, और इधर बढ़ा दिया तो बिल्कुल ये किया जा सकता ये है, कैटलिस्ट करता है। ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है। लेकिन जब आप सांख्य योग में देखते हैं ना, तो सांख्य योग में अब आपकी बात, इस चार्ट में जो नेचर है, प्रकृति है,
उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन चित्त या बुद्धि, चित्त इज इक्वल टू बुद्धि। सांख्य योग में जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है प्रकृति का, उसको बुद्धि कहते हैं। यहाँ भी बुद्धि एक, उसका भी वही रोल है, डिसीजन मेकिंग रोल। तो आपको अलग अलग से समझना है, एक तो सांख्य की तरफ से समझना है, दूसरा वेदांत की तरफ से। वो अलग अलग हाँ, मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है थोड़ा सा। अगर चित्त बुद्धि है तो फिर मनस अहंकार और मनस चित्त और बुद्धि एक है, जो इसका मैनिफेस्टेशन है। उसका मैनिफेस्टेशन अहंकार है, और अहंकार का जो सत्व गुण प्रधान जो मैनिफेस्टेशन है, उसमें 11 इंद्रियां हैं, जिसमें मन है। पिछले बार वो मैंने महत बताया था ना सर, इसी का एक नाम महत्व भी, तीसरा नाम ये महत है। इसी का एक नाम महत्व। सेम पढ़ रही लेकिन ये देखिए, इसमें अलग अलग इसकी कैटेगरी हो गई। इसका ये मैनिफेस्टेशन हुआ, इसका ये हुआ, और इसका फिर मन हुआ। तो मन, बुद्धि, अहंकार, तीन जो है वो अलग अलग कैटेगरी है। वेदांत में 3 नहीं है, 1 है। उसके 4 फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें भी फंक्शन 3 के वैसे ही है, सिमिलर है। यहाँ चित्त और बुद्धि एक है, ये डिसीजन मेकिंग। यहाँ स्मरणात्मिका या अनुसंधानात्मिका नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 जो है वो अलग अलग रियलिटी है। योग में, सांख्य योग दोनों अलग अलग रियलिटी है। प्रोसेस उसका वही है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन रियलिटी अलग है। वेदांत कहता है कि नहीं, एक ही रियलिटी है, लेकिन उसके 4 फंक्शन है। बस इतना डिफरेंस। वेदांत तो कहता है सारी एक रियलिटी, वो अलग चीज है, वो दूसरे लेवल की बात है, वो तो ट्रांसेंडेंटल स्टेट हुआ। लेकिन अभी जिस स्टेट में हम हैं, उस स्टेट में वेदांत का ये पोजीशन है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि योग का जो दूसरा स्टेट है, योग, अभी तो हम एम्पिरिकल रियलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी योग का जो तीसरा स्टेट है, वो स्टेट अहंकार और फिर 11 सेंसेज, 11 ऑर्गन, इसको उसी फिर फाइनल कंसंट्रेशन के थ्रू जब हम इसको ट्रांसेंड करते हैं, जब हम तन्मात्रा से, यानी जो फॉर्म, जो फाइनल, जो सबसे माइन्यूट फॉर्म है, उस फॉर्म से जब हम फॉर्मलेस स्टेट में पहली बार आते हैं, उस स्टेट को जिस एकाग्रता से हम जानते हैं, उसका नाम है सानन, ठीक है। तो योग का जैसे हमारा मन है, हम मन जब कहते हैं तो आप चित्त समझिए, वो एक चीज है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रॉस, एकाग्रता से पहले ग्रॉस, स्थूल, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे और सूक्ष्म, जिसमें कि अहंकार और 11 ऑर्गन्स हैं। ये तीसरा स्टेट है योग का। और इसके बाद चित्त का स्टेट है, क्योंकि चित्त जो है वो पहला मैनिफेस्टेशन है, जहां मैटर और कॉन्शियसनेस जो है वो एक जगह वो फ्यूज करता है, जुड़ जाता है, जहां पता नहीं चलता कि कहाँ कॉन्शियसनेस है और कहाँ मैटर। चित्त पहला जो मैनिफेस्टेशन है। तो उस स्टेट को भी आप एकाग्रता के थ्रू जान सकते हैं। और इसको जानते ही जो इसका जो डिस्टिंक्शन है एक दूसरे से, मैटर और कॉन्शियसनेस का, उसका नॉलेज होता है। तो ये 4 जो लेयर है, ग्रॉस, सटल, उसके बाद जो मासलेस स्टेट है, अहंकार एंड अदर ऑर्गन्स, एंड देन चित्त। चित्त, बुद्धि या महत जो है वो सबसे, उसको योग शास्त्र में कहते हैं दिस इज द कमांडर ऑफ एवरीथिंग, दिस इज लिंक बिटवीन द यूनिफाइड स्टेट ऑफ एनर्जी एंड द प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स। हमारे शरीर में भी इसका वही स्थिति है। हमारी जो बुद्धि है या चित्त है, वो आत्मा को शरीर से लिंक करता है।
आत्मा को मन से, इंद्रिय से, शरीर से, सबसे लिंक करता है। किसी को चेतना है, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस तो पुरुष हो गया। चित्त, देखिए एक चीज ध्यान देना है, जब हम कहते हैं चित्त, तो में हलंत लगाते हैं, तो दिस चित्त इज कॉन्शियसनेस, पुरुष। तो में जब हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ पुरुष। लेकिन जब इसको हम डबल तो लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ ये चित्त, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रकृति, चित्त। ये दोनों में बिल्कुल अंतर है। इसलिए जब हम पुरुष या ब्रह्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं सच्चिदानंद। सत चित्त, चित्त मतलब ये और आनंद, क्योंकि वो उसका नेचर है। लेकिन जब हम चित्त कहते हैं तो इसका मतलब ये चित्त जो मैनिफेस्टेशन है, या जो हम वेदांत में भी बात कर रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त अहंकार। तो अच्छा, ये चित्त वो सच्चिदानंद वाला चित्त? जी 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 जी। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। और चित्त इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच you cognize something, through which you take decision, ठीक है ना? So that is instrument. चित्त is supreme consciousness, ठीक है ना? इसलिए सच्चिदानंद का मतलब that is non-changing reality, that is consciousness, and that is highest state of bliss. वो अल्टीमेट ब्रह्म का जो है वो सच्चिदानंद है, ठीक है? तो मेरा ये कहना था कि एकाग्र जो है, एकाग्र के 4 लेयर हैं, सवितर, सविचार, सानंद, शास्मिका। और ये एकाग्र का मतलब है कि थ्रू कंसंट्रेशन, थ्रू प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन अचीव दैट स्टेट। और इस स्टेट तक जाते ही आपको कॉन्शियसनेस और मैटर का जो डिस्टिंक्शन है वो आपको पता चलने। एकाग्र स्टेट में भी एकाग्र स्टेट में यू नो एवरीथिंग, इवन you can know the distinction, or matter is different from consciousness and consciousness is different from matter. So the 4 layers are the layers of Ekagra. Yes. And Niruddha? Niruddha is upper state. So it actually takes you to the higher portion. Means to cognitive bifurcate, process is bifurcate. stopped there. You know everything through Sasmita. So the matter and spirit are bifurcated. Yes. Matter and spirit are bifurcated at this state itself. Sasmita state. सर सानंद और शास्मिता में क्या डिफरेंस है? सानंद में है कि अहंकार, आनंद क्यों है यहाँ पे वर्ड? क्योंकि जो अहंकार और जो ये सारे जो सेंसेस है ना, इसका जो नेचर जो बताया है ना, उसमें सुख बढ़ जाता है। अच्छा, ये वो वाला आनंद नहीं है, सच्चिद आनंद नहीं, वो कैसे रहेगा? ये तो बीच का आनंद, तो बीच वर्ड का। वही है, आनंद है और आनंद यहाँ पर भी है। क्योंकि पहली बार ना अपना मैटर को क्रॉस करके आप कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट आप परसीव करते हैं। अहंकार और जो सेंसेज है ना, सेंस ऑर्गन मोटर, ये दिस इज बियॉन्ड मैटर। So Sasmita. वहाँ डायरेक्ट कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट करता है। Sasmita, what is beyond Sasmita? Is there any next step? Beyond Sasmita, there is upper state of samadhi that is known as Niruddha. But at this state, Sasmita state, you know everything, and cognitive process is stopped. No cognitive process. Sampragyat, these 4 or Ekagra is also known as Sampragyat. Sampragyat means Samyak Rupen Gyatam. Oh, Ekagrata with all these 4. Yes. Sampragyat. Sampragyat means properly known. You know reality properly. By knowing reality means you know that consciousness is different from matter. Then what happens at Niruddha? So now, whatever you have experienced in your life during this process, so impressions created in these experiences,
those impressions should be exhausted. Should be Exhausted भोग के द्वारा। अब आपका जो ज्ञान हुआ है, ज्ञान का मतलब अनुभव, अनुभूति। अब अनुभूति के समय में संस्कार बने हैं। आपने 5 महाभूतों का अनुभव किया है तो उसके संस्कार हैं। आपने तान्मात्रिक अनुभव किया है, उसके संस्कार हैं। आपने 11 इंद्रियों का अहंकार सहित किया अनुभव, उसका संस्कार है। और फिर आपने जो चित्त का स्वरूप है, जहाँ पुरुष और प्रकृति पहली बार एक जगह मिला हुआ दिखता है, उसका संस्कार है। इसके द्वारा आपने जाना कि प्रकृति पुरुष अलग अलग है। ये जो सारे इम्प्रेशंस आपके अंदर है, वो भी तो मेमोरी में स्टोर होता गया है ना। उस संस्कार को एग्जॉस्ट करना जो है वो निरुद्ध है। निरुद्ध का मतलब कि कोई प्रोसेस नहीं होता। मुक्ति की अवस्था है, चरम की अवस्था। पूरा नहीं कह सकते, लेकिन वो सिग्नल है। मतलब लैंग्वेज की कैटेगरी से स्टॉप हो जा रही है। ये निश्रेयस है। नहीं, निश्रेयस नहीं है। क्यों निश्रेयस नहीं है? क्योंकि योग सूत्र में ऐसी चर्चा आई है कि असंप्रज्ञात की स्थिति में भी यदि आप सावधान नहीं रहते तो यू कैन इवन कम बैक। इसी गिर जाओगे। यदि आप जो संस्कार जो बने हुए हैं उसका एग्जॉस्ट यानी उपभोग के सिर्फ है प्रारब्ध कर्म का भोग। प्रारब्ध कर्म के भोग के समय भी यदि लापरवाही हुई तो यू कैन कम बैक टू दिस द लोअर स्टेट अगेन। इसीलिए इसको बाद में योग सूत्र का विदेह लय और प्रकृति लय, यह इस अवस्था होती है जब गुरु न रहे। गुरु न रहे तो आपको ऐसा भ्रम होने लगता है कि यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्म साक्षात्कार है तो उसमें आपको, क्योंकि ये बड़ा माइन्यूट स्टेट है, सटलेस्ट स्टेट है, तो इसमें तो वहां कहते हैं कि आप हजारों वर्ष उस स्टेट में है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मुझे कैबल्य के स्टेट में आ गया, लेकिन आप हैं बीच में। जैसे आपको जाना है, आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, आप उतर गए, आप विधानसभा, तो विधानसभा उतर गए, आपको लगा कि यही विश्वविद्यालय है। अब वहां आप घूम रहे हैं, आप वहां पे यदि कोई बताने वाला नहीं है कि और एक स्टॉप आगे। इसीलिए गुरु की बार बार चर्चा आती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदो के उपनिषद में कहते हैं कि पंडितो मेधावी गांधारान उपसंपद्येत एवं ही आचार्यवान पुरुषो वेद। किसी को गांधार जाना है तो जो व्यक्ति गांधार गया हुआ है उससे ही आपको गांधार जाने का रास्ता मिलेगा। नहीं तो आप अपने मन से जा रहे हैं, बीच में कहीं रुक गए, बोले कि समझे यही गांधार है। जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो कैसे मोक्ष दिलाएगा? वो तो जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है वही दिला सकता। वो तो दिला ही नहीं पाएगा फिर मोक्ष। वो बंधन में बंध गया, फिर तो हमें मोक्ष नहीं बनता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ डिटैचमेंट में रहता है। जीवन मुक्त बंधन में रहते हुए और फिर उसको छोड़ते हुए जो उस अवस्था में जाता है वो न सब पुनरावर्तते, वो कभी अटैचमेंट में नहीं आता। अटैचमेंट में आ गया तो फिर मुक्त हुआ नहीं। एक छोटी सी वो है शंका, जो महाभारत में दुर्योधन युधिष्ठिर जी बार बार बोलते हैं धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। कृष्ण गीता में भी बोले हैं, गहना कर्मणोगति। तो उसका इससे कहीं पे ये भी है। सूक्ष्म होने का मतलब यही है कि कहीं भी आपने यदि मनमानी कर दी, क्योंकि एक्सपीरियंशियल बात है ना। देखिए आप एम्स में जाते हैं, एक डॉक्टर के पास 10 डॉक्टर पीछे पीछे घूमते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाले के पीछे थोड़े घूमते हैं। क्यों नहीं घूमते हैं? क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। घूमते हैं नहीं, वो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देगा उसके पीछे बहुत लोग नहीं घूमेगा। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, वो उसमें बिना पीछे घूमे काम नहीं चलता। क्योंकि वहां सिर्फ आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, हाथ कैसे पकड़ते हैं, ऑपरेशन करना है तो ब्लेड कैसे पकड़ेंगे, कैसे चलाना है, कौन नर्व्स कटेगा, क्या होगा, इतना माइन्यूट है। यदि आप उससे ट्रेनिंग नहीं लेते तो आप नहीं बन सकते डॉक्टर। इसलिए ये जो चीज है ना, बार बार कहते हैं कि अनुभव तु ही अंत्यम प्रमाणम, ये अनुभव का शास्त्र है।
अनुभव का शास्त्र जहां भी रहेगा गुरु की प्रधानता होगी, क्योंकि आपको किस जगह कैसा एक्सपीरियंस होना है और फाइनल एक्सपीरियंस क्या है ये वही बता सकता है जो उस स्टेट को एक्सपीरियंस कर चुका है। इसीलिए आचार्य शंकर भी कहते हैं शास्त्रज्ञोपि ब्रह्मानुसंधानम स्वयमेव न कुर्यात्। आप शास्त्र पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, लेकिन इसकी साधना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ फंस गए ये आपको पता नहीं चलेगा। गुरु कहाँ मिलेगा सर? गुरु खोजने से मिलेगा, जैसे भारतीय विद्यावन पता चल गया। सर ये जो जब डायल पर मिलेगा। सर जैसे एकाग्र की स्थिति है फिर निरुद्ध की आती है, तो ये सर अपने आप उसमें चले जाते हैं कि उसमें भी फिर एफर्ट से आप फिर जा रहे पर सर हैं? वही तो बताया से और गुरु के सानिध्य, गड़बड़ हो गए तो गुरु के सानिध्य। और भारत में गुरु हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा सब जगह नहीं रहते, साधवो नहीं सर्वत्र। मतलब सब एकाग्र तक तो योग से पहुंचा जा हाँ, सकता वो है। टीवी सब एकाग्र पे से जो निरुद्ध देखते तक हैं, गुरु के द्वारा पहुंचा जा सकता टीवी सब पे जो देखते हैं ऐसे कोई गुरु नहीं होते। हाँ वो तो पर गुरु कहते स्वयं अपने आप ढूंढ हाँ, लेते हैं। गुरु जो होते हैं, आप पढ़िए योगानंद जी का पढ़िए, सबका पढ़िए, आपको गुरु तो खोज लेंगे आप। लेकिन ये टीवी पे जो फोकस कैमरा का लगा हुआ है, साधु हैं बाल रंग के चल रहे हैं, सब एंगल ठीक रहना चाहिए, वो सब एक मार्केटिंग है, उसका इनसे बहुत दूर तक ये नहीं चल सकता। तो सिंपल सी बात है, शास्त्र ने साफ साफ बताया है कि ये मेथड दिया हुआ है, ये सारे पड़ाव हैं, स्टेशंस हैं। आप जो 4 लेयर हैं, ये 4 स्टेशंस हैं। आपको वॉचफुल रहना है कि किस स्टेशन पे आप आए हैं और कहाँ आपको आगे बढ़ना है। और एक अंतिम जो जाता है जहाँ सब शास्मिता और उसके बाद निर्वितर्क, ये जो असंप्रज्ञात समाधि। देखिए असंप्रज्ञात का मतलब ये असंप्रज्ञात, जहाँ जानना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पहले के एक्सपीरियंस से बने हुए जो इम्प्रेशंस हैं उसको एग्जॉस्ट करना है। लेकिन एग्जॉस्ट करते समय भी केयरफुल रहना है, ये ना हो कि प्रारब्ध का उपभोग करते हुए फिर से इस उपभोग में जुड़ जाए, और वो इतना माइन्यूट है कि कब इसमें जुड़ जाएंगे और कब उससे जुड़े रहेंगे इसको गुरु ही बता सकता है। यहाँ तक वो योगानंद जी का पढ़े, उसमें लिखा है एक जगह, वो कहते थे कि जो क्या करें, तो बोले जाओ ध्यान करो। ध्यान पिछली में बताया था ना, आप पढ़े उसको, कहते थे ध्यान करो। वो युक्तेश्वर जी उनके गुरु थे, योगी थे, बिल्कुल रियलाइज्ड योगी थे। तो कहते ध्यान करो, तो 2 साल 4 साल ऐसे ध्यान करते रहे। फिर आते थे, गुरु जी कुछ नहीं हो रहा है, बोले फिर ध्यान करो। तो एक बार इरिटेट होकर कहते हैं कि आप ठग रहे हैं मुझे, होता तो कुछ है नहीं, मैं इतना बहुमूल्य जीवन यहाँ लगाया हुआ हूँ और सब छोड़ छाड़ के आया, आप कहते ध्यान करो, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे बैठा रहता। तो बोले मैं कहूँगा फिर ध्यान करो। तो एक बार वो भाग भी गए छोड़ के, और छोड़ के फिर लौट के बोले इतने दिन में आ जाओगे, तो आ गए। तो फिर बोले कि देखो अभी तुम्हारा शरीर जो है वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है। और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि देखो करोड़ वाट का बल्ब हो, एनर्जी हो करोड़ वाट का, और वो यदि 60 वाट में आप फ्लो कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, वाष्प। बोले तुम्हारा शरीर अभी 60 वाट का है और ब्रह्मांडीय शक्ति को फ्लो करना है उसमें। तो जैसे जब मैं कहता हूँ ध्यान करो, तो वो तुम्हारा जो सेल सिस्टम है वो धीरे धीरे वो उसको एब्जॉर्ब करने के लायक बनता है। तो जब वो गुरु को पता चल जाता है तो वो अपने आप पता चल जाए किस लेयर तक वो बढ़ रहा है। बढ़ते जब वो आ जाएगा वो पॉइंट, गुरु को पता है, वो आपको उसी समय आपको बता देगा कि क्या चीज। तो ऐसा है, इसीलिए शास्त्र में बार बार है कि गुरु को जरूर रखना है, लेकिन सिस्टम सारा बताया हुआ है। तो मैंने ये बताया कि ऋषि ने अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड किया और वो मेथड डेवलप किया जिसके थ्रू आप ग्रॉस से लेकर और सटलेस्ट रियलिटी तक यू कैन रियलाइज ओनली थ्रू माइंड, अप्लाइंग माइंड। तो मन को सूक्ष्मतम लेवल पे ले जाना, इसी को बाद में कहें ये जो माइंड है जो इस लेवल पे जाके रियलिटी को देखता है, इसी का नाम योग सूत्र में दिया प्रज्ञा।
ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, एक सूत्र है योग सूत्र का। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, मतलब ऋतम का मतलब ऋतम सत्यम विभर्ति धारयति ऋतम भरा। ऋत का मतलब सत्य, सत्य तक जो पहुंचाने वाली बुद्धि है, जो बुद्धि ये बता दे कि ये मैटर अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, उस बुद्धि को कहते हैं ऋतम भरा। तो बुद्धि एक जो आलू भी नहीं पहचान सके, बुद्धि एक है जो बड़ा बड़ा काम करे, बुद्धि एक है जो इलेक्ट्रॉन को भी खोज लिया, बुद्धि एक है जो 200 पार्टिकल को खोज लिया, बुद्धि एक है जो कह रहा है कि देयर इज ए सिंगुलर एनर्जी, बुद्धि एक है जो कहते हैं कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। ये जो बुद्धि का लेयर है, ये बुद्धि का लेयर जो है, इसी रूप में आप ट्रेंड करते करते बुद्धि को वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये सारे जो कंक्लूजन्स हैं वो एकदम शार्प माइंड के द्वारा ये सारी चीज जानी जाती है। तो उपनिषद में बार बार कहते हैं ना, सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, आपको बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, अग्र बनाना है और एकदम शार्पेंड करना है, जिससे कि वहां तो उदाहरण देते हैं जैसे कि जो कुश होता है ना, उसके अंदर का अंदर लेयर का अंदर का जो सबसे अंदर का लेयर होता है, उसको जैसे आप निकाल लेते हैं, वैसे ग्रॉस में सटल, सटल में सटलर, सटलर में सटलेस्ट, और फाइनली वो एसेंस, जिस एसेंस से आप भी बने हैं, एसेंस से पूरा यूनिवर्स बना है। इसको जिस मेथड से जाना जाता है उसको योग कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक पतंजलि का योग सूत्र। लेकिन वेदांत का जो योग है वो 5 मिनट में एक उसको है, बहुत बातें सिमिलर, लेकिन वेदांत का योग जो है, यहाँ योग का मतलब है कि कंट्रोल ओवर मेंटल मॉडिफिकेशन, कंट्रोल ओवर मेंटल मॉडिफिकेशन एंड ट्रेनिंग टू चैनलाइज दैट कंट्रोल्ड माइंड टू सम गोल। mental modifications and training to channelize that accumulated mental energy to some desired goal. From gross to subtlest. अब जहां जाना है जाइए, आप अकाउंटेंसी में भी लगा सकते हैं, किसी चीज में लगा सकते हैं। आप बिजनेस करेंगे तो ये माइंड रहेगा तो बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। आप यदि कहीं पे इंडस्ट्री चलाते हैं तो वो उसमें आपका दूसरा रोल दिखने लगेगा। आप यदि टीचर हैं तो एक अलग तरह का पर्सनैलिटी दिखने लगेगा। ये जहां भी अप्लाई करेंगे सब जगह यूज होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी और से अलग हो जाती है, फिर एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो एक तो ये बात है। वेदांत कहता है, जो उपनिषद में जो है और बाद में फिर जो वेदांत का है, वो कहता है योग, ये जो योग शब्द है ना, पतंजलि वाला जो अभी मैंने बताया, ये है युजिर, ये युजिर समाधि। समाधि का मतलब ये संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि। समाधि का मतलब है एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू समाधि में जाना, समाधि का जाने का अर्थ है कि एक विषय पर मन को कंसंट्रेट करना और लंबे समय तक, जब तक चाहो, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, वो उसी से सटलर लेवल पे जाता जाएगा। तो ये तो समाधि का हुआ। दूसरा जो वेदांत का जो है वो है युजी, ये है संयोगी। संयोगी का वेदांत योग को कहता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से एक हो जाए। यूनियन वाला, ये यूनियन वाला है, यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनियन। क्योंकि वेदांत जो है वो एक रियलिटी को मानता है, अहम ब्रह्मा वही, अहम ब्रह्मा वही है, ब्रह्म नहीं ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन। ठीक है ना, ब्रह्मन इज अल्टीमेट ट्रुथ। अब ब्रह्मा जो है वो तो क्रिएटिंग प्रिंसिपल है, क्रिएट करता है। ये compared to 4 दर्शन, वेदांता is closer to सांख्य योग है।
one step below to Vedanta. सर ये इसी की जो Where लास्ट की स्टेज है No, no, उसी की sir. बात कर रहा है ना वेदांत But Vedanta is the major critique of Sankhya. That's why they are called Malla On some issues, only 2-3 main issues. When Prakriti is independent from Purush, that issue is not acceptable to Vedanta, because Vedanta accept Prakriti as the power of consciousness. Okay? So this is one aspect. Another is that Sankhya accept many Purush, many consciousness at a time. Vedanta says there is only one consciousness. Okay? So these are some issues where Shankar refutes Sankhya. But in other aspects, they accept Sankhya. Because Shankar says that they are not following Vedic view in this area. Means nowhere in Ved you will find mention that Prakriti is different from Purush. Nowhere in Ved Vedic seers nowhere say that there are many Purush. So it means it is your own intellectual exercise. So I can't accept your intellectual exercise. I believe only in Vedic tradition. So if you have any means authenticity, then you should quote Vedic mantra. This is the only issue. So it means you are exercising your intellectual and creating something new, and in this way people are accepting your view and think that this is Vedic view. But in another way you are cheating civilized society. सब इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन। तो जहां भी डिबेट है, डिबेट का मतलब यह है, शंकर का है कि वेद में है कि नहीं है। यदि वेद में है तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि हजारों ऋषियों का कंक्लूजन है। यदि नहीं है तो आपका अपना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज को वैलिड कैसे माना जा सकता है? ये सारा एक डिबेट का इशू है जो मुख्य है। तो वेदांत जो है वो योग का अर्थ लेता है यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि या अयमात्मा ब्रह्म या प्रज्ञानम ब्रह्म, सबका ये है और उसका पोजीशन है एक मेवाद्वितीयम। वन बिकम्स मेनी, so many are not different from one. So any individual cannot understand his or her own nature in isolation. So you can understand your own nature only in relation to the cosmic consciousness. So probably one more layer is there which Sankhya is not only 100%. layer ये है कि वो 100% true. 100% true. तो ये उसको वहां पे योग कहते हैं, ठीक है। तो योग जो है उनका वही गोल है। तो लेकिन एक चीज समझना है कि योग ऑफ पतंजलि इज मीन्स, योग ऑफ वेदांत इज गोल। समझना ना, वेदांत का जो योग है वो आप जो अपने को एक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में मान रहे हैं, कहते हैं ये नहीं है। You are a cosmic being and you have to understand or realize that nature, that potential. Yoga won't make a claim like निश्रेयस अधिगमः, ऐसा योग में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कैवल्य है। कैवल्य है? हाँ, योग में कैवल्य है, लेकिन कैवल्य का मतलब है कि प्रकृति से अलग हट जाना। वही एंड है, वो एंड है। जैसे आप अभी हमारा क्या स्टेट है कि वी आर द अमालगमेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैटर। एट प्रेजेंट वी थिंक दैट आवर बॉडी इज द अमालगमेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैटर। सो कॉन्शियसनेस एंड मैटर अमालगमेशन, सो दिस इज आवर पोजिशन। योग सेज by this process you can realize the true nature of consciousness. If you know the true nature of consciousness, then you will also understand that consciousness is different from matter. So you become alone.
and that is कैवल्य। दैट इज कैवल्य। कैवल्य केवल से कैवल्य बना है ना, अकेलापन। केवल पुरुष हो जाना, ये जब भाव आ जाएगा तो कैवल्य का स्टेट। और जब तक हम पुरुष और प्रकृति मिश्रित मान रहे हैं अपने को, अभी हमें कोई कहेगा आप कौन है, तुम्हें कहेगा मैं रामनाथ झा, तो रामनाथ झा मीन्स व्हाट? बॉडी, माइंड, सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू रामनाथ झा। दिस इज नाउ आवर माई अंडरस्टैंडिंग, बट योग से नो, दिस इज नॉट योर ट्रू नेचर। योर ट्रू नेचर इज प्योर कॉन्शियसनेस। वही तो वेदांत भी है, प्योर कॉन्शियसनेस। वेदांत कहता है ना, लेकिन वेदांत में वही है कि वेदांत जब कहता है कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस का मतलब आप ब्रह्म हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बड़े लेवल पे कहते हैं। तो एक स्टेप आगे जो थोड़ा है वही बात। तो ये जो योग है ये साध्य है, वेदांत का योग साध्य है, क्योंकि वेदांत जो है उस लेवल पे ले जाता है। और सांख्य योग का जो है उसको हम कैवल्य कहते हैं, क्योंकि केवल हो जाना। मैटर इज द स्टेट ऑफ डार्कनेस, सो nobody will have desire to reach that state of darkness। जैसे टेबल है, टेबल तो कोई बनना नहीं चाहेगा ना, जो टेबल को जानता है वो बनना चाहे। तो जो जानता है सबको उसको पुरुष कहते हैं, और जो जानने की चीज है उसको प्रकृति कहते हैं। तो कहते हैं आपका नेचर क्या है? जानने वाला। तो योग में जानने वाला प्रकृति को अलग से जानेगा और पुरुष को अलग से जानेगा जी, बारी बारी से। और खुद पुरुष है, खुद पुरुष है, ये भी जाने। इसलिए प्रकृति से डिटैच्ड हो गया। तो खुद पुरुष है और दूसरा पुरुष भी है, दूसरा पुरुष भी है, दूसरा पुरुष भी है, और ईश्वर से अंतर है। कहते हैं कि पुरुष जो है, जैसे हम सभी हैं, अभी बद्ध हैं, अभी लगता है कि दोनों मिला हुआ एक है, अभी लगता है कि सुख दुख भी हो रहा है। तो इसको जब हम धीरे धीरे इस प्रोसेस के थ्रू जब उस लेवल पे जाते हैं, रियलाइजेशन के लेवल पे, तो फिर हम कहते हैं कि हम एक ज्ञानी हुए, हमें रियलाइजेशन है कि मेरा नेचर क्या है। ऐसे ऐसे सारे अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर से फिर क्या अंतर? ईश्वर को कहते हैं यहाँ पुरुष विशेष। तो ईश्वर और आम लोगों में अंतर इतना है कि ईश्वर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, आम लोग बंधन से होते हुए मुक्त होता है, ईश्वर हमेशा मुक्त रहता है। इतना ही दोनों में डिफरेंस है योग में। तो योग ईश्वर को मानता है। हाँ, तो मतलब 3 हुए, एक प्रकृति 25 इधर हुए, 25 इधर हुए, एक ईश्वर 26 हो गए। 3 हुए, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। हाँ, ईश्वर को पुरुष ही माने, लेकिन उसको कहते हैं पुरुष विशेष। और पुरुष विशेष। पुरुष विशेष का मतलब है कि वैसे इनका ईश्वर जो है ना, वो ईश्वर थोड़ा छोटा कद बना दिया है। बहुत सारे पुरुष कैसे हो गए? जैसे आप अलग हैं, ये अलग हैं, सबकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है, और अपने प्योर स्टेट में जब आ गए तो आप ज्ञानी हो गए। जाएगा ना पिछली क्लास में। ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, सब अलग अलग हो सकता है। वेदांत में कहते हैं नहीं, एक ही है। और ज्ञानी होने का मतलब सब मैं हूँ, मुझ में सब है और मैं सब हूँ। अद्वैतवाद और द्वैतवाद। द्वैतवाद। पर योग सूत्र में भी ईश्वर का वाचक तो प्रणव कहा गया है, और प्रणव मतलब सब कुछ ही है। ईश्वर का वाचक प्रणव है ना, वाच्य क्या हुआ? ईश्वर हुआ। वाचक इज ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, ईश्वर शब्द है, वैसे प्रणव एक शब्द है, ए वर्ड थ्रू विच यू एक्सप्रेस ईश्वर, मीनिंग, दैट मीनिंग इज ईश्वर। एक नाम थे, इसके आगे 2 चीज हुआ ना। आपका नाम क्या है? एक परिचय। हैं? तोशी। क्या? तोशी। तोशी। अब तोशी क्या है? इसको कहेंगे वाचक। और तोशी के द्वारा किसको जानते हैं? आपको। ये कहेंगे वाच्य। तो वाच्य हुआ ईश्वर, और कहते हैं उसका नाम है प्रणव। सर, इससे आगे अब विस्तार से क्या क्या समझाएंगे? अब पहले तो तो कहिए कि ज्यादा क्लासेस लें, तो ये समझाएंगे। सर ये सब कहाँ पे मिलेगा? एक महीने में एक बार आना। एवरी एस्पेक्ट तो- डिटेल में बढ़ाएंगे। अभी बहुत एस्पेक्ट है, हम करेंगे, लेकिन दिक्कत तो है कि मुझे तो समय मिलता नहीं। मैं तो मैडम से इतना रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सर आप 2 बार तो जरूर आएंगे कम से कम। तो इतना ध्यान में रखें। और चूंकि अब
सब जगह धीरे धीरे इसके जितने साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं वो जो सब आते जा रहे हैं, और विशेष रूप से जो वेस्ट है, वेस्ट में चूँकि जो मटेरियलिज्म डोमिनेट कर गया है और सब लोग इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ लीड कर रहे हैं, तो इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ लीड करना और उससे फ्रस्ट्रेशन बांटना, तो इसके कारण योग में ग्लोबल लेवल पे एक झुकाव है। तो अब इससे ये भी लग गया होगा कि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसमें हठ योग कहाँ है? हठ योग है, इसमें जो बहुत सारे योग हैं ना, पतंजलि खुद ने बताया कि हठ योग भी नहीं, जैसे हठ योग क्या है, दो चीज है ना, यहाँ तो इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग, राजयोग, राजयोग का मतलब है कि आप इसमें प्राइमरी जो है ना वो मेडिटेशन है, कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल। तो उसके थ्रू आपका जो पोस्चर है, आसन है या आपका ब्रीदिंग है, ये कंट्रोल्ड हो जाता है। लेकिन हठ योग दूसरा पार्ट है कि आप पोस्चर और ब्रीदिंग के थ्रू माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो उसके थ्रू कंट्रोल करना वो हठ योग हो गया। और माइंड के थ्रू जब आप देखते हैं ना, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप किसी पोस्चर में बैठे आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको याद करेंगे कि दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप माइंड पे कंट्रोल है आपका, तो फिर बॉडी का पोस्चर जो है और जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उस पे भी तो एकदम धीरे धीरे सांस चलने लगेगा। आप यदि कूल होते हैं, नॉलेज में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हुआ इसका प्रोसेस। इसलिए समाधि प्रधान है यहाँ, समाधि पाद से शुरू करते हैं पतंजलि। और हठ योग जो है उसको शुरू किया गोरखनाथ जी ने, जो गोरखपुर में है। तो उनके जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर कहते हैं, वैसे संस्कृत में कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे आदिनाथ। आदिनाथ को शिव माना जाता है, तो वहां से वो शुरू हुआ है। और गोरखनाथ के बाद फिर उनकी शिष्य परंपरा, भर्तृहरि उसी में थे, तो उनके बहुत सारे टेक्स्ट हैं, गोरक्ष संहिता, घिरंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका। उसमें आसन के विविध आयाम, प्राणायाम के विविध प्रकार, फिर मुद्रा, फिर तरह तरह की जो बंध, वो सारे जो एक्सरसाइज हैं, जो जिसके थ्रू आपका बॉडी, ऑर्गन्स, माइंड पूरे पे आपका, यानी वो ये मानते हैं कि प्रकृति के जो कुछ भी है उस पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और वो कंट्रोल जब होगा तभी उस कंट्रोल्ड जो बॉडी माइंड सेंसेज हैं उसके थ्रू आप शिव शक्ति का जो एकात्मक रूप है उसका आप रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके थ्रू वहां तक पहुंचना वो हठ योग है। और केवल मन को कंट्रोल करते हुए वहां तक पहुंचना ये राजयोग है। गीता में 4 योग की चर्चा कृष्ण करते हैं 12वें अध्याय में। पहला ज्ञान योग, दूसरा अभ्यास योग, एंड दूसरा अभ्यास योग। अभ्यास योग इज इक्वल टू राजयोग। तीसरा भक्ति योग, चौथा कर्म योग। वो कहते हैं ये सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हुआ कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, कण कण में एक ही शक्ति है, कण कण में एक ही ब्रह्म है। इस तरह की जिसकी बुद्धि हो जाए तो वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा, यदि वो नहीं कर सकता है तो ये प्रैक्टिस करो, ये प्रोसेस को फॉलो करो, तो इसका नाम है अभ्यास योग। वहां पे कहते हैं इसमें भी यदि फेल कर जाते हो तो फिर एक किसी ईश्वर को मान के उसके लिए सारे काम करो, तब भी आपका जो नैरोनेस है वो धीरे धीरे मेल्ट करता जाएगा और उसी जगह पहुंच जाएंगे। कहते हैं यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर निष्काम कर्म करो, कर्म करते जाओ बिना फल का, जो होगा काम, ड्यूटी ओरिएंटेड माइंड। तो ये 4 चीज है, 4 प्रोसेस है। कहते हैं चारों का एक ही गोल है, और वो कोई एक प्रोसेस जो आपका नेचर है, जो आपको सूट करता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। इस तरह से 4 योग गीता में है। ठीक है, तो ये सारी चीज है और इसको अब देखते हैं, यदि आते हैं तो फिर करेंगे। सर ये वो जो सारा है, ये कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे मिलेगा? ये आपको टेक्स्ट जब पढ़ाएंगे ना, मिलना तो हर जगह, लेकिन समझ यहीं से आएगा। मतलब आपको मैंने एक पूरा मैप दे दिया, आपको योग सूत्र में जहाँ पढ़ाएंगे यहीं पहुँच जाएंगे। समझ यही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एनर्जी तो एक है ना, ये सांख्य में भी एक है, वेदांत में भी एक है, एक एनर्जी है, यही तो यूनिफाइड फील्ड